हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर आपका जो ग्रेविटेशन है यानी गुरुत्वाकर्षण है वो होता क्या है, उसको हम समझते हैं। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, बॉल को खेलते हुए ऊपर उछालते हो, ठीक है। बॉल क्या करते हो, ऊपर उछालते हो, तो आप ये देखते हो कि वो बॉल आसमान की तरफ कुछ दूरी तक जाकर वापस आ जाती है। तो बेसिकली कभी आपने सोचा है ऐसा होता क्यों है, या फिर आपने देखा होगा कि बारिश जो होती, ठीक है, जो आपकी बारिश होती है वो नीचे गिरती है यानी पृथ्वी की तरफ गिरती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली ये जो होता है ये सब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जैसे कि हम इन कॉन्सेप्ट्स या ये जो आपके फिनोमेना जो आपके आसपास आप देखते हैं, कुछ चीजों को होते हुए देखते हैं, आप इसको देख के ऑब्जर्व करते हो। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने जब वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने ये देखा, जब वो सेब के नीचे बैठ के अपना अध्ययन कर रहे थे यानी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब वो पढ़ रहे थे अचानक एक सेब उनके सर पे गिरा, ठीक है। सेब उनके सर पे गिरा, तो जब वो सेब उनके सर पे गिरा तो उनके दिमाग में एक बात आई कि आखिर जो ये सेब टूटा है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। उनकी ये जो उत्सुकता थी, ये जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उसको खोजने की जो उनकी इच्छा थी, इससे उन्होंने ये बताया कि जो आपका एप्पल है वो यानी जो आपका सेब है वो नीचे इसलिए गिरा क्योंकि ग्रेविटी, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी जो आपका अर्थ है या पृथ्वी है, वो क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसे लगा रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिस कारण ये सेब उनके सर पे गिरा या फिर आप कह सकते हैं नीचे की तरफ गिरा। अब जब हम इस फोर्स की बात करते हैं तो क्या जो हमने ये देखा है कि जो आपकी छोटी चीज है वो आपकी पृथ्वी की तरफ आ रही है, या कोई भी चीज है वो आपकी पृथ्वी की तरफ, आपके अर्थ की तरफ आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी जो छोटी चीज, या जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये जो सेब है यानी जो एप्पल है, ये जब नीचे गिर रहा है तो क्या सिर्फ पृथ्वी ही उस पर फोर्स लगा रही है यानी बल लगा रही है, क्या वो सेब पृथ्वी की तरफ बल नहीं लगा रहा है। ये कॉन्सेप्ट या ये सोचने में ये जो न्यूटन थे उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा हो सकता है क्या। फिर अगर हम ये जाने कि जो आपके सेब है यानी जो आपका एप्पल है वो नीचे जब गिरा, वो किस पे गिरा, गुरुत्वाकर्षण यानी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से नीचे गिरा। तो उन्होंने जब खोज की, उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन की, तो उन्होंने ये पाया कि सिर्फ सेब पर ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, बल्कि वो जो सेब है वो भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो सेब के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है अगर हम पृथ्वी की बात करें। जैसे कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और जो हमारा जो सेब होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जो फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी सेब पर लगाती है, ठीक है, वो ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें उस सेब द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, जिस कारण हम ये समझ पाए कि जो फोर्स है यानी जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि हमारी पृथ्वी ने लगाया है सेब की तरफ, वो ज्यादा है, जिस कारण हमें सिर्फ
सेब का ही मोशन दिखाई दिया, यानी सेब ही आपको नीचे गिरते हुए दिखाई। अगर हम इसके आगे बात करें तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ आपको पृथ्वी या सेब के बीच में ही नहीं दिखाई देता। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड की या फिर हम बात करते हैं आपके सोलर सिस्टम की, तो हम इस कॉन्सेप्ट को वहां भी समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये जो है ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, आपकी बुक की एक्टिविटी है। इसमें आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो आपका ये पत्थर है उसको उसने क्या किया है, एक धागे से बांध दिया है और उसको अपने चारों तरफ इस तरीके से घुमा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो किस तरीके से उस पत्थर को, जो आपकी रस्सी है, ठीक है, यानी धागा है, उसकी सहायता से अपने चारों तरफ इस तरीके से घुमा रहा है। और किस किस पथ में घुमा रहा है, वृत्ताकार पथ में, ठीक है, वृत्ताकार पथ में वो इस पत्थर को अपने चारों तरफ घुमा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि जब तक ये रस्सी इस तरीके से इस व्यक्ति ने पकड़ी है तब तक ये जो आपका सर्कल है या ये जो आपका जो ये पत्थर है ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में यानी वृत्ताकार पथ में इस तरीके से चलता रहे। पर जैसे ही ये व्यक्ति इस धागे को छोड़ देगा या फिर यह धागा अगर टूट जाए तो क्या होगा, आपका जो ये पत्थर है वो सीधी लाइन में यानी टेंजेंशियली, ठीक है, सीधी रेखा में दूर भाग जाए। तो आप इससे ये समझे कि जैसे ही धागा टूटेगा, यानी अगर ये व्यक्ति इस धागे को छोड़ देता है तो क्या होगा, ये जो आपका पत्थर है वो सीधी रेखा में इस तरीके से सीधी रेखा में बाहर चला जाए। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, यानी आप ये जानते हैं कि जो आपका ये व्यक्ति है या ये आदमी है, इस जो ये आपका पत्थर है इसको घुमाने के लिए ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी एक बल लगा रहा है जिस कारण ये इस तरीके से घूम रहा है। लेकिन जैसे ही ये धागा टूटेगा या फिर जो आपका ये व्यक्ति इस थ्रेड को या इस धागे को छोड़ देगा तो क्या होगा, जो आपका ये धागा है या आपका जो पत्थर है वो सीधी रेखा में या आप कह सकते हैं टेंजेंशियली वो वहां से चला जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमने अभी बात करी, जो आपका ये पत्थर है वो जैसे ही ये व्यक्ति इस जो थ्रेड है वो टूट जाएगा या इसको छोड़ देगा तो ये सीधी रेखा में इस तरीके से ये जो पत्थर है वो इस रेखा में ये चलेगा या इस रेखा में ये मोशन करेगा या गति करेगा। अब इससे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट आपका है। अब जो ऐसा फोर्स है, आप ये जानते हैं कि जब आप सर्कुलर पाथ में किसी भी चीज को मूव कराते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, ठीक है, सर्कुलर या वृत्तीय पाथ में चलती है, पथ में चलती है, तो क्या होता है, एक फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है यानी केंद्र की तरफ एक बल लगता है, केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिस कारण जो आपका पत्थर है वो उस सर्कुलर पाथ या वृत्तीय पथ पे मूव करता है या चलता है, ठीक है, जिस कारण जो ये फोर्स होता है इसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होता है, यानी जो आपका पत्थर है उसका जो एक्सेलरेशन है यानी जो त्वरण है वो उसको क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमने देता है या मूव करने देता है, किसमें, वृत्ताकार आपका पथ में।
जो ये फोर्स होता है जो किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, यानी केंद्र की तरफ लगता है, और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन या फिर उस पत्थर में त्वरण होता है और इस ऑब्जेक्ट को जो वो सर्कुलर मोशन में यानी आपके वृत्ताकार पथ में चलने देता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं अभिकेंद्रित या अभिकेंद्र बल। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल, या फिर इंग्लिश में आप इसे सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकते हैं। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा या हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका फोर्स है, ठीक है, वो आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, और वो जो सेंटर की तरफ आपका फोर्स लग रहा है, यानी जो आपका यहाँ पे इस तरीके से एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी केंद्र की तरफ बल लग रहा है, और जो ये केंद्र की तरफ बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, इस पत्थर को एक्सेलरेट करते रहने के लिए इसको मजबूर कर रहा है, जिस कारण ये इस पथ में या फिर इस पाथ में मूव कर। लेकिन जैसे ही ये पत्थर टूटेगा, जैसे ही ये पत्थर टूटेगा तो क्या होगा, ये जो पत्थर है वो सीधी रेखा में या टेंजेंशियली वहां से चला जाए, ठीक है, टेंजेंशियली वहां से चला जाए। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को जो है एक सर्कुलर पाथ में, या आप कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं वृत्ताकार पाथ में चलने के लिए, पथ में चलने के लिए, वृत्ताकार पथ में चलने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सेंटर सीकिंग फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हमने अभी किसके बारे में बात करी, एक सेब के बारे में बात करी, जो सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है पृथ्वी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की या प्लैनेट्स की, ठीक है, जो ग्रह होते हैं सूर्य का जो चक्कर काट रहे हैं उनकी बात। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये सूर्य है और इसके चारों तरफ क्या है, ग्रह चक्कर काट रहे हैं। तो जो आपके ग्रह है, ये क्या हो रहा है, इसमें जो आपका सूर्य है और ये जो ग्रह हैं इनके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका चक्कर लगा। और जब ये इसका चक्कर लगा रहे हैं तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट समझा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा, जो कि अंदर की तरफ या फिर आप कह सकते हैं केंद्र की तरफ लगता है। तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर हम कह सकते हैं अभिकेंद्र बल जो है वो भी इन ग्रहों के मोशन के से इधर की तरफ यानी अंदर की तरफ लग रहा है। किसके तरफ, सेंटर की तरफ। और यहाँ पे सेंटर पे कौन है, सूर्य है या फिर आप कह सकते हैं सन है। तो हम ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सिर्फ जो आपकी वस्तु या ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो ऊपर हाइट से आपके पृथ्वी या अर्थ पे गिर रहे हैं, सिर्फ उन पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि जो आपके प्लैनेट्स है उन पे भी आपस में, यानी जो आपके प्लैनेट है और आपका जो सन है, ठीक है, यानी ग्रह और सूर्य के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। या हम अब ये भी कह सकते हैं कि इस जो ये आपका जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, इसमें हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो जितने भी हमने फैक्ट्स पढ़े, तो उससे न्यूटन ने क्या कंक्लूड करा कि सिर्फ जो अर्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी पृथ्वी है वही सिर्फ एप्पल को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, या फिर वही सिर्फ जो आपका मून है यानी चंद्रमा है उसको अट्रैक्ट या उसको आकर्षित नहीं कर रही है, बल्कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, या आप कह सकते हैं आकर्षित करती है। आप क्या कह सकते हैं, आकर्षित करती है, ठीक है, आकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पिंड हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण के बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है या गुरुत्वाकर्षण बल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो दिया। यानी कि इस दुनिया में, या आप कह सकते हैं जो आपका ये ब्रह्मांड है, इस दुनिया में, या आप कह सकते हैं इस विश्व में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं, जितने भी पिंड हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी इस विश्व के हर एक वस्तु पे डिपेंड करता है, या हर एक वस्तु पे लागू होता है। ठीक है, हर एक जो आपकी वस्तुएं हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पे ये लागू होता है। तो जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यानी जो विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जो आपका वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह बल दोनों पिंडों के मिलने वाली रेखा की दिशा की ओर लगता है, यानी जो आपके हर एक ऑब्जेक्ट है वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है। ठीक है, एक फोर्स के साथ। ठीक है, किसके साथ? एक बल के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ देयर मासेस, यानी उनके जो मास है, ठीक है, उनका जो मास है उसके स्क्वायर के साथ वो उसको क्या करता है वो उसके जो आपके मासेस है, यानी जिस बॉडी या जिस ऑब्जेक्ट में आपका बल लग रहा है, उन दोनों का जो मास है, यानी जो उनका द्रव्यमान है, उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, और क्या होता है? और वो क्या कह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। इससे हमें क्या समझ में आया? आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया कि आखिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं आपको दो वस्तुएं दी गई है या दो पिंड दिए गए हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या लिया है? d लिया है। ठीक है, और हमने ये लिया है कि जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है या पहली वस्तु है उसका मास m है, यानी कैपिटल M है, और दूसरी ऑब्जेक्ट या वस्तु का मास स्मॉल m। तो आपको ये इस तरीके से दिया गया है। तो जैसे कि आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो आपकी ये वस्तुएं हैं, यानी जो आपकी ये पिंड है या ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसे हम F मानते हैं। तो आपका जो फोर्स है आपके पास फोर्स क्या लगा है? F लगा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहली स्टेटमेंट से पढ़ा, जो आपका फोर्स, यानी जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, F की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रोडक्ट ऑफ मासेस से।
प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी पहला वाला जो आपका पिंड है या ऑब्जेक्ट है उसका मास कैपिटल एम, और दूसरा वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसे हमने स्मॉल एन से दिखाया है इसका मास, तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, हमें दूसरी स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो वो आपके पिन है उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। तो आपके पास एक इक्वेशन आई। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो जिसे हम जी बोलते हैं, जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो आपकी जी होता है उसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू, जो जी की वैल्यू होती है वो बेसिकली ये आती है। इसे आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो आपका इक्वेशन 4 है, उसे जी के टर्म में लिखेंगे। और जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो जी के मान के बराबर, यानी 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये आ जाएगी। तो ये आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो जी की यूनिट है वो आपके पास क्या आई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आप इसको आप इस तरीके से, जो आपका फॉर्मूला है वो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg and the mass of the moon 7.4 इंटू 10⁻22 kg। यानी आपके पास पृथ्वी का मास दिया गया है, यानी द्रव्यमान दिया गया है, जो कि आपका क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg। फिर आपके पास मून यानी चंद्रमा का दिया गया है, तो उसका मास कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है या दूरी है, वो आपको दी गई है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है, यानी आपको फोर्स निकालना है जो आपके अर्थ और मून के बीच में लगेगा, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। और आपको क्या दिया गया है, आपको जी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 6.7 इंटू 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। ये क्या है आपकी जी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम जो आपका ये न्यूमेरिकल है इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले दिया गया है मास ऑफ अर्थ, आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। फिर आपको दिया गया है मास ऑफ मून, अब आपको और क्या दिया गया है, आपको डिस्टेंस दी गई है। जिसे हम डी से डिनोट करेंगे 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और हमें क्या दिया गया है, हमारे पास जी की वैल्यू है जो कि 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम डिस्टेंस की वैल्यू किसमें लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो हमें पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब आपको क्या करना है, इसको अपने फॉर्मूले में रखना है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें फोर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसमें फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। और अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था F इक्वल्स टू, अभी हमने क्या किया है, फोर्स का फॉर्मूला निकाला है F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो हम यही लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने जो मास जो है अर्थ का उसे हमने ME लिया है, हम इसे इस तरीके से लिख देंगे। और जो आपका मून है यानी आपका चंद्रमा है उसका मास हमने M लिया है अपॉन आपका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका जी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 6.7 इंटू 10⁻11। आपकी अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 इंटू मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे। आप इसे फिर सॉल्व करेंगे।
इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.02 into 10⁻20 न्यूटन। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2.02 into 10⁻20 न्यूटन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मूला देखा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने उसका फॉर्मूला देखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे और जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया वो भी आपको समझ में आया होगा। आप इसे रिवाइज करिए, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और जो आगे के क्वेश्चंस है उनको आप घर में होमवर्क से करके आइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।